3 पोर्शन है, एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का, एक इंडियन ज्योग्राफी का, और दूसरा अगर आप पढ़ना चाहेंगे एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट बेसिक पढ़ लेंगे। 3 पोर्शन पढ़ लेंगे, फिर आपको ना पढ़ना पड़ेगा और ना तो आपको याद करना पड़ेगा, तो आपके लिए सहूलियत रहेगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। हम कहीं टॉपिक पर आ जाएं, आपको पढ़ा दें एक टॉपिक, और कहीं सिलेबस। सिलेबस तो अभी हमारे पास है नहीं, कहीं हम कल ला कर दें आपको, या कहिए लिखा दें। लिखा दें, सिलेबस लिखा देते हैं, ठीक सर। एक बात और, थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से पढ़ना चाहेंगे कि शॉर्टकट में? अच्छी तरीके से ना, तो आप अच्छी तरीके से, नहीं हमारा मतलब है आप जल्दबाजी न करिएगा कि अब बस करिए बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। जैसे तमाम लोग चिल्लाने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना पढ़ लें। हाईएस्ट लेवल नहीं पढ़ाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा हाई ना होने पाए, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बातों से आप समझ लीजिएगा कि कोई। हाँ हाँ, वो हम समझ रहे हैं, हमको पता है कि। नहीं, ठीक है ठीक है, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा आपको, आप बस खाली सुनिए हमको बस। भारत का भूगोल की दरअसल, तो हम ऐसा है इसमें, जो आप कहिए हमको, हम तो कहिए हम भारत को पढ़ा दें पहले, हमको कोई दिक्कत नहीं, जो आप कहेंगे वही। ठीक है, इंडियन जाकर पढ़ लेते, कोई बात नहीं, हम पढ़ा देंगे वर्ड जाकर दोबारा। लेकिन हम आपको बताते सही तरीका ये है कि जब आप वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी जान लेते हैं, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी से कोरिलेट करने में आसान हो जाता है, अपने आप समझ जाते हैं ये ऐसा होना चाहिए। और नहीं तो आप इंडियन ज्योग्राफी में, जैसे हम बताएं कि दक्षिणी गोलार्ध की पूर्वी पवन मानसून बन जाती है। अब आप हम मानसून पढ़ाना स्टार्ट करें इंडियन ज्योग्राफी में, और फिर आप सोचे कि दक्षिणी गोलार्ध की पूर्वी पवन कहाँ से आ गई, तो इसके लिए हमको वर्ल्ड ज्योग्राफी का हेल्प लेना ही पड़ता है। पॉपुलेशन पढ़ा देंगे, देंगे वर्ड से, ठीक है। हाँ ठीक, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक टॉपिक आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। दूसरी बात ये बताइए, कोई इंग्लिश मीडियम का तो नहीं है? हम लिख देंगे पूरा इंग्लिश मीडियम में, बाकी लिखाना होगा तो हिंदी मीडियम लिखा देंगे, ठीक। लेकिन लिखेंगे इंग्लिश में ही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हमें थोड़ा पढ़ा देते हैं, ज़्यादा तो नहीं पढ़ाएंगे। हिंदी वाले हिंदी में लिखाएंगे ना, हिंदी में लिख देंगे। बगैर इंग्लिश में लिखे हम भी सेटिस्फाई नहीं होते, और हमको अच्छा भी नहीं लगता है। हिंदी में लिख मत होइए, आप एक बार पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बात और सुन लीजिए, हम सबसे पहले पढ़ाएंगे अक्षांश। अक्षांश देखने में आसान टॉपिक है, लेकिन वो बहुत चीज़ों को कंट्रोल करता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का आधा पोर्शन अगर आप जान जाते हैं, अगर आप अक्षांश जान जाते हैं तो, जैसे आप याद करते हैं कि कौन सा रेगिस्तान कहाँ है, तो आप याद करते हैं, वो याद याद करने की चीज़ नहीं है, वो अपने आप समझने की चीज़ है। अक्षांश इसलिए हम पहले पढ़ा दे रहे हैं, ठीक। अक्षांश, ठीक है ना। आप आज सुन लीजिए, क्योंकि आधे घंटे का आपके पास टाइम है, तो आप सुन लीजिए बस, कल हम दोबारा इसको फिर बना देंगे।
इसको आप सुन लीजिए, कल दोबारा हम फिर बना देंगे इसको, जब हमको लिखाना होगा तब। ठीक, आज आप समझ लीजिए। पहली बात आप ये समझिए कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी कैसे दिखाई पड़ती है। तो हम आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, आपको बता दे रहे हैं पृथ्वी का आकार एलिप्टिकल है या दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है? एलिप्टिकल है, दीर्घवृत्ताकार फॉर्म में है पृथ्वी। दूसरा, इसको एनसीईआरटी में लिखा रहता है कि पृथ्वी जियाट की तरह है, और हिंदी में लिखा रहता है भूआब है। ये क्या है? भूआब आप समझ लीजिए, ग्लोब है नहीं। जिसे आप ग्लोब देखते हैं ऑफिस में, तेज बोलेंगे तो बताइएगा। ग्लोब आप देखते हैं, ग्लोब बिल्कुल चिकना दिखाई पड़ता है, मतलब प्लेन दिखाई पड़ता है, मगर ऐसा है नहीं। ग्लोब के जितने भाग पर स्थल है क्या ग्लोब? ग्लोब है क्या? अच्छा, नहीं है। ग्लोब के जितने भाग पर स्थल है वो द्वीप या महाद्वीप है, द्वीप या महाद्वीप है, और जहाँ पर पानी है वहाँ पर सागर या महासागर है। जो आप महाद्वीप या द्वीप देखते हैं वो जैसा प्लेन आपको दिखाई पड़ता है वैसा है नहीं। उस पर पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, इस टाइप की संरचनाएं हैं। मतलब उस पर उच्चावच पाए जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन पाई जाती है, इसीलिए उसको कहा जाता है जियाड या भूआब कहा जाता है। क्लियर? अब जो पृथ्वी है उस पर दो टाइप के ध्रुव पाए जाते हैं, एक का नाम है भौगोलिक ध्रुव और एक का नाम है चुंबकीय ध्रुव। तो भौगोलिक ध्रुव दो टाइप का है, एक का नाम है नॉर्थ पोल और है साउथ पोल। क्लियर? पृथ्वी पर दो ध्रुव पाए जाते हैं, भौगोलिक ध्रुव की हम चर्चा करेंगे अकेले, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल पर किसी आदमी को खड़ा कर दिया जाए, सपोज कीजिए नॉर्थ पोल, इस पर हम खड़े हो गए, हमारे सिर के ऊपर जो तारा चमकेगा उस तारे को हम कहते हैं ध्रुव तारा या पोल स्टार बोलते हैं, वो ये है। ठीक, उत्तरी ध्रुव पर खड़े व्यक्ति के शीर्ष पर चमकने वाला तारा ध्रुव तारा कहलाता है, क्योंकि ध्रुव तारा तारा है, और तारा वह आकाशीय पिंड होता है जहां हाइड्रोजन हीलियम में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से परिवर्तित होती है और बड़े स्तर पर एनर्जी जनरेट होती है। और ये एनर्जी हमारे सामने दो फॉर्म में आती है, नंबर 1 हीट और नंबर 2 लाइट। सही ना? इसलिए तारा वह आकाशीय पिंड है जिसके जिसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, लाइट होती है। क्लियर? अगर वो उसके पास खुद का प्रकाश है, यहाँ मान लीजिए ध्रुव तारा है, वहां से प्रकाशीय किरण यहाँ पर आए प्रकाश, तो हमारे सिर के ऊपर मीन्स नॉर्थ पोल पर जो प्रकाशीय किरण आएंगी वो कितने डिग्री एंगल पर आएंगी? 90 डिग्री पर। यहीं पर अगर होता, अगर कोई बल्ब लगाते वही पोल स्टार होता, और हम नॉर्थ पोल पर खड़े हैं, तो हमारे सिर के ऊपर जो तारा चमका, ये वो ध्रुव तारा से जो प्रकाशीय किरण आई वो 90 डिग्री पर आई। जैसे ही ये प्लेस इधर खिसक जाए, इधर यहाँ पर 90 डिग्री हुआ, ये अगर ये प्लेस इधर आएगा, इधर आएगा, तो ये जो कोण है कम होना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं फिजिक्स में आपतन कोण, और आपतन कोण क्रमशः इधर से कम होना शुरू हो जाएगा और इधर से भी। सपोज कीजिए यहाँ पर कोण हो गया 80 डिग्री और यहाँ पर कोण हो गया 80 डिग्री, और दोनों को ऐसे मिला दिया गया, समान आपतन कोण वाले बिंदुओं को मिला दिया गया, 70 हो गया 70 हो गया, दोनों को मिला दिया गया। समान आपतन कोण वाले बिंदुओं को मिलाने पर ग्लोब पर प्राप्त होने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाती है। फिर सुनिए, तेज होगा बताइए, तेज तो नहीं हो रहा ना? उत्तरी ध्रुव पर खड़े व्यक्ति के शीर्ष पर चमकने वाला तारा ध्रुव तारा कहलाता है। ध्रुव तारा से आने वाली प्रकाशित किरणों के ग्लोब पर आपतन कोण के आधार पर अक्षांश का निर्धारण करते हैं। समान आपतन कोण वाले बिंदुओं को मिलाने पर ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखा प्राप्त होती है उस काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहा जाता है, जिसकी दिशा सामान्यतः पश्चिम से पूरब होती है। क्लियर? अब जरा देखिए 80, 70, 60, 50, 40, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, फिर यहाँ पर हो गया 0, और 0 वाले को ऐसे मिला दिया गया। 0 डिग्री आपतन कोण वाले बिंदुओं को मिलाने पर जो काल्पनिक रेखा प्राप्त होती है उसे 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा कहा जाता है। समझ में आया?
से पश्चिम हो जाए, सही है। तो जानते हैं सामान्य हमारी परिपाटी है कि अर्थ का जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम लोग लिख देते हैं पश्चिम पूरब। अगर इस सड़क कहा जाए, सपोज कीजिए पूरब पश्चिम हो, तो पूरब से पश्चिम जाते पश्चिम पूरब आप बता ही नहीं पाएंगे, कोई ना बता पाएगा। आपको बताना पड़ेगा किस पॉइंट के सापेक्ष, सही ना। तो पश्चिम पूरब, पूरब पश्चिम सब सही है, समझ में आया। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध इधर वाला, और नीचे वाला भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, समझ में आया। क्योंकि आपको टिक लगाने वाला एग्जाम होता है कि रिटन, टिक लगाने वाला ना, दोनों। तो आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप ये मत कहिए कि शार्ट करें, हम पूरा एग्जॉस्टिव पढ़ा देंगे, आपको लिखने में भी काम देगा और एग्जाम उसमें भी काम देगा, टिक लगाने वाले एग्जाम, ठीक ना। पहले इनकी संख्या हम काउंट करा दें, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, क्योंकि तमाम गाइडों में गलत लिखा हुआ है। सही लिखा हुआ आप पढ़ नहीं पाते तो आप उसको गलत समझते हैं। जरा अब कहे समझे, गेंद तो हमारे वो तो हमारे पास है नहीं है, ग्लोब। लेदर गेंद देखे हैं, लेदर की गेंद क्रिकेट वाली, उस पर जो सिलाई होती है ऐसे, वो एक चलो भूमध्य रेखा है। जो उस पर सिलाई होती है वही वास्तव में क्या है, भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा के उत्तर वाला भाग का ये वाला पोर्शन वो उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है। अब आप जरा अनुभव करिए, वो जो सिलाई है वो पूर्ण वृत्त है कि अर्धवृत्त, ऐसा मत बोलिए, पूर्ण वृत्त है, आधा कहाँ होता है, आप तो ऐसा। पूर्ण वृत्त है कि अर्धवृत्त, इसको हमको दीजिए। ये लेदर गेंद है, सही है, क्या है, अक्षांशीय रेखाएं इसका क्या होती हैं, पूर्ण वृत्त होती हैं, मतलब कंप्लीट सर्किल होती हैं, समझ में आया कि नहीं। अक्षांशीय रेखाएं पूर्ण वृत्त हैं। अब इनकी ग्लोब पर संख्या कितनी है जरा आप देखिए। उसी सिलाई को ऊपर तरफ चलते जाइए तो वृत्त का आकार छोटा होता जाएगा कि बढ़ता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और छोटा होते होते जब यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पोल पर, तो ये पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और पॉइंट सर्कल नहीं होता है। अगर पॉइंट सर्कल नहीं होता है और ये 90 डिग्री है, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय वृत्त कितना हुए, 89 अक्षांशीय वृत्त, और अक्षांशीय वृत्त हो गए कुल कितने अक्षांशीय वृत्त हुए, 80 + 1 + 89, और एक कितना हो गया 170, सही ना। इसका मतलब है ग्लोब पर 179 अक्षांशीय वृत्त खींचे जा सकते हैं। जबकि अक्षांश की अगर हम काउंटिंग करें तो अक्षांश ये भी, इसकी परिकल्पना हम कर सकते हैं 90 वाले की भी, लेकिन आप ड्रा नहीं कर सकते। इसलिए ग्लोब पर 181 मीन 90 इधर 90 इधर और एक ये 181 अक्षांशों की परिकल्पना कर सकते हैं, लेकिन 179 अक्षांश वृत्त खींचे जा सकते हैं, सही ना। इसका मतलब है कि 181 दैट इज 90 + 1 + 91, ये अक्षांश की हाइपोथेसिस कर सकते हैं, रियल में ड्रा नहीं कर सकते हैं। रियल में ड्रा इतने कर सकते हैं, क्लियर। 179 ग्लोब पर अक्षांशीय वृत्त हैं। अगर समझना हो तो गेंद देखें कभी, जो सिलाई होती बीच वाला पोर्शन भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर आप चलते जाइए, सर्कल का साइज छोटा होता जाएगा बड़ा, जब यहाँ पर पहुंचेगा 90 पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट में। वो तो वो सर्कल है नहीं। इसका मतलब 89 अक्षांशीय वृत्त हुए कि नहीं, 89 नीचे और एक ये। किसी को कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए। हाँ, पश्चिम पूर्व का है खींचेंगे हम, पूरा पश्चिम खींचेंगे। कांस वो तो अभी हम पढ़ाएंगे ना देशांतर में।
अभी आप एक दिन हमको टाइम दे दीजिए बस, कल हम आपको बता देंगे सूरज पूरब में क्यों निकलता है। हम चाहे उसको घुमा दें तब क्या हो जाएगा, है कि नहीं। अभी कल थोड़ा सा एक आध दिन को टाइम दीजिए भी। और ये पश्चिम पूरब, पूरब पश्चिम एक टाइप की परिपाटी है, चला आ रहा है। हम चाहे लिख दे पूरब से पश्चिम, कोई आदमी कहे कि अब इसको कैंसिल करें, नहीं होगा कैंसिल, चाहे ऐसे ट्रैक कर देंगे, सही है, ठीक ना। निकलने वाला कॉन्सेप्ट है वो अलग, अंतर कनेक्ट है, इतना है कि नहीं। अब आप जरा देखिए कि ये अक्षांशीय रेखाएं समानांतर होती कि नहीं होती, ये भी आप जान लीजिए। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, मीन्स भूमध्य रेखा है। और ये 1 डिग्री अक्षांश है, ये वहां तक 1 डिग्री अक्षांश है। आप कोण नापेंगे ना, वहां से 1 डिग्री, यहाँ से 1 डिग्री, ऐसे मिला देंगे, सही। तो जो कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस वहां होगी वही यहाँ होगी। और अगर दो रेखाओं के बीच की एंगुलर डिस्टेंस मीन्स दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर रहे, न घटे न बढ़े, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं, समानांतर रेखाएं। इसका मतलब अक्षांशीय रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं हैं, क्लियर। इनके बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। कहिए हम निकालना बता दें और कहिए याद कर लीजिए, आप बता दें। अरे बोतल बाटल दीजिए हमको। एक सर्कल कंप्लीट कर ले, बोलते हैं ध्रुवीय परिधि, पोलर सरकमफ्रेंस। इसकी लंबाई होती 40,008 किलोमीटर। और अगर एक सर्कल अगर ये ड्रा कर देंगे, एक बार ये घूम गया, कितने डिग्री कोण से घूमा, 360, 360। और 360 से हमने भाग दे दिया। अब भाग आपके पास कैलकुलेटर है, दे लीजिएगा, इतना आ जाएगा। इसका मतलब है कि दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी इतना होती है, और ये दूरी हरदम फिक्स रहेगी। और फिक्स रहेगी तभी ये रेखाएं क्या होंगी, समानांतर रेखाएं होती हैं, क्लियर। ओ, ये नॉर्थ, ये साउथ पोल है, इसको ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं यार, बताइएगा। एक्चुअली में अभी हम तेजी के साथ आए एक जगह क्लास छोड़ करके, तो हमको लगता है कहीं में स्पीड तो नहीं में है, स्पीड में नहीं ना। हाँ, तो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसे मिलाया गया और ऐसे मिला करके इसकी लंबाई ध्रुव कहते हैं, ध्रुवीय परिधि, ठीक ना। ऐसे इसकी लंबाई होती है 40,000 किलोमीटर, ठीक। और अगर एक राउंड घूम जाएगा कितने डिग्री घूमेगा, 360, तो चल जाए, तो रेखाओं के बीच की दूरी कितना है, इतना आ जाएगा, क्लियर। और ये डिस्टेंस हरदम फिक्स रहेगी, न घटेगी न बढ़ेगी, तभी ये रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस होंगी। समझ में आया कि नहीं। अब दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, इन एरिया जोन या कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच का एरिया जोन कहलाता है या कटिबंध कहलाता है। समझ में आया? एक बार इसको फिर से बोल दे रहे हैं। अक्षांशीय रेखाएं पूर्णवृत्त होती हैं जिनकी ग्लोब पर संख्या 179, 89 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 89 सदर्न हेमिस्फीयर में, और एक इक्वेटर, सही। जबकि ग्लोब पर 190 + 1 + 90 अक्षांशों की परिकल्पना कर सकते हैं। सी रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस हर समय हर जगह फिक्स होती है। और दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच का क्षेत्र जोन या कटिबंध कहलाता। समझ में आया। अब आप एक सवाल पूछ लीजिए, देशांतर में वैसे हम बताएंगे जो आप पूछते भी, मगर कल जवाब देंगे, आज नहीं हो पाएगा। कि कर्क रेखा क्यों है, इसका जवाब, मकर रेखा यहीं पर क्यों है, इसका जवाब सुन लीजिए। और इस बार आईएएस में सवाल आया हुआ है कि
उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, इस पर सवाल आया हुआ है। देखे होंगे आईएएस वाला पेपर, उसी में है। क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान बात है। इसको मिटा दें क्या? पृथ्वी में दो टाइप की गतियां हैं। एक अपने एक्सिस पर घूमती है ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं रोटेशन या घूर्णन गति। रोटेशन या घूर्णन गति। दूसरा रिवॉल्यूशन, परिक्रमण, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसको हम देशांतर में अच्छे तरीके से बताएंगे। कभी आप देखिए, पृथ्वी अगर ऐसे घूम रही, अपने एक्सिस पर घूर्णन गति है, फिर वो सूर्य, ये जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो लट्टू की तरह व्यवहार करती है। जो लट्टू आपने देखा है कैसे, एक बार वो सपोज कि सूरज है, तो एक बार उसकी तरफ ऐसे झुक जाएगी, एक बार ऐसे सीधी हो जाएगी, एक बार ऐसे हो जाएगी। समझ में आ रहा ना? जब पृथ्वी की तरफ झुक जाएगी और उत्तरी गोलार्ध का अक्षांश सूरज के ठीक सामने आ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध का वह अधिकतम अक्षांश जो सूरज के ठीक सामने आता है, उस अक्षांश को कहते हैं, समझ में आया? इसके प्रकाश की किरणें कभी भी लंबवत नहीं चमकेंगी। क्लियर? और वो डेट होगी 21 जून। फिर जब पृथ्वी ऐसे हो जाएगी सीधा, तो सूरज के प्रकाश किरणें लंबवत चमकेंगी भूमध्य रेखा पर। वो दो डेट होंगी, 21-23 सितंबर। और फिर ऐसे हो जाएगी अर्थ, तो दक्षिणी गोलार्ध का कोई ना कोई अक्षांश सूरज के ठीक सामने होगा, उसको बोलेंगे, और वो 23.5 डिग्री साउथ है। समझ में आया? उत्तरी गोलार्ध का वह अधिकतम अक्षांश जहां सूरज के प्रकाश किरणें लंबवत चमकती हैं, उसे कर्क रेखा कहा जाता है, और ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। दक्षिणी गोलार्ध का वह अधिकतम अक्षांश जो सूरज के ठीक सामने लंबवत चमकता है, उसे मकर रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री साउथ पर है। कारण, क्योंकि पृथ्वी माने ग्लोब थोड़ा सा झुका हुआ है। आप देखिएगा ग्लोब, हम पहले देखते थे, सोचते थे कि ग्लोब को जिसने बनाया है, मीन्स फैक्ट्री ने, कंपनी ने बनाया हुआ है, उसने गलती कर दिया है, टेढ़ा बना दिया है। लेकिन आज हमको समझ में आता है कि उसने गलती नहीं किया, इसने गलती किया है, नेचर ने। और नेचर ने जानबूझकर ऐसा किया है। अगर नेचर ने इसको झुकाया नहीं होता तो कभी भी ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता, सीजन नहीं बदलती, और अगर ऋतुएं नहीं बदलती तो फसलों में विविधता नहीं पाई जाती, सांस्कृतिक विविधता भी नहीं होती, प्रजाति विविधता भी नहीं होती, इकोसिस्टम में कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही है कि सूरज के प्रकाश की किरणें कर्क और मकर रेखा के बीच में लंबवत चमकती हैं, वाइब्रेट करती रहती हैं। क्लियर? अब ये कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है तो हम आपको लिखाएंगे कल। कर्क रेखा पहले जानिए भारत से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से हम आपको लिखा देंगे कौन कौन से राज्य हैं। अगर सपोज कीजिए कि सूरज के प्रकाश किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमके, तब क्या होगा? दिन पर क्या असर होगा, रात पर क्या असर होगा, और परछाई पर क्या असर होगा? वही दिन वाला सवाल आया है आईएएस में। आप जरा सोचिए कि दिन कब बड़ा होता है। पहले जानिए दिन क्या होता है। दिन किसे कहते हैं? सुनिए, सूरज के प्रकाश की किरणें चाहे सीधा चाहे स्कैटरिंग से, प्रकीर्णन से, अगर यहाँ पर आ जाए तो दिन हो जाता है, चली जाए रात। कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि सूरज के प्रकाश किरणों का आना, मौजूदगी उनकी दिन है, और ना मौजूदगी रात है, और दिन रात कुछ होता नहीं। सपोज कीजिए गर्मी में 5 बजे सूरज के प्रकाश किरणों का एहसास आपको हो जाता है, और 7 बजे तक इसका एहसास रहता है, तो 5 और 7 कितना हुआ? 14 घंटे दिन होगा।
नहीं समझे? 5 7 14 सही है कि नहीं? नहीं सही है? अरे सही है। अरे ऐसा मत बताइए। 5 7 सही है। अरे सही है भाई। 5 और 5 12। देखिए हंस रहे हैं। सही है कि नहीं? अरे सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कितना घंटे हुआ? 12 घंटे हुआ। वही तो हम बता रहे 5 5 12, तो हंस रहे। और ये 14 घंटे हो गया। 21 जून को सूरज के प्रकाश की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमक रही हैं। इसलिए कर्क रेखा पर पड़ने वाले सभी देशों में, चाहे जो देश हो, हम लोग भारत को याद करते हैं, दूसरा देश पूछ ले तो आप फंस जाएंगे। चाहे जो देश हो, कर्क रेखा जहां से होकर गुजरती है, 21 जून को वहां पर पड़ने वाले देशों में सबसे बड़ा दिन होगा। और दिन बड़ा हो गया तो रात अपने आप क्या हो गई? इसका मतलब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात होगी। नहीं? क्लियर? परछाई जरा सुन लीजिए। परछाई कुछ नहीं करना है, अपने कमरे में जाइए, बल्ब जलाइए ऊपर ऐसे, और परछाई अपनी खोजिए। आपको परछाई सबसे मिनिमम मिलेगी अगर आप बल्ब जलाते हैं अपने परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कर्क रेखा पर पड़ने वाले देशों में सबसे छोटी परछाई 21 जून को। नहीं? यही सवाल आईएएस में इस बार आया है कि कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा जून के प्रथम उसमें, फिर जून के अंतिम पक्ष में, मतलब 15 जून के पहले कि 15 जून के बाद, तो 21 जून को है तो अंतिम पक्ष में है। अगर आप में सीधा पूछेगा तो पूछेगा भारत में या और कहीं जहां कर्क रेखा पास होती है, वहां सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को। सबसे छोटी रात होगी 21 जून को, और सबसे छोटी परछाई बनेगी 21 जून को। ठीक? अब जरा देखिए, भूमध्य रेखा पर प्रकाश किरणें लंबवत चमके। दो डेट हैं जब भूमध्य रेखा पर सूरज के प्रकाश किरणें लंबवत चमकती हैं, और दूसरी है 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज के प्रकाश किरणें ये भूमध्य रेखा यहीं लंबवत चमकेंगी। ऐसे आप बल्ब जला दीजिए, प्रकाश दोनों गोलार्धों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, आधा इधर आधा उधर। और प्रकाश पर ही दिन रात होता है, और प्रकाश आधा आधा हो गया तो पूरी दुनिया में दिन रात क्या हो गया? बराबर। इसका मतलब पूरी दुनिया में दिन और रात कब बराबर होगा? 21 मार्च को और 23 सितंबर को, चाहे जहां आप रहिए। दिन रात कब बराबर होगा? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इस सिचुएशन का नाम है क्यूनास के आधार पर इसका नाम है इक्वेटर, ये लिखा है। और इसी का नाम है विषुवत रेखा। समझ में आया? और मकर रेखा पर सूरज के प्रकाश किरणें लंबवत चमकेंगी 22 दिसंबर को। इसका मतलब है, अब आप गौर से सुनिएगा क्योंकि तमाम लोग टोकते हैं, सुन लीजिए। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ने वाले देशों में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, सबसे छोटी परछाई। हमारा कहने का मतलब ये है कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ने वाले देशों में वही होगा जो 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ने वाले देशों में हुआ। सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, सबसे छोटी परछाई। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ समझ में आया कि नहीं? तेज तो नहीं हुआ? आधे घंटे हमको टाइम दिया गया था, अब आप लोगों को जाना होगा, है ना? आज जाना है तो ठीक है। 21 मार्च बराबर होगा? नहीं, बराबर नहीं होगा। सुनिए हमारी बात फिर से, तभी तो हम बता रहे हैं आपको। 21 जून को जो कर्क रेखा पर होता है सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, सबसे छोटी परछाई, वही 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ने वाले देशों में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, सबसे छोटी परछाई। नहीं समझे? अरे आप तो हद कर दिए। फिर सुनिए, कोई बात नहीं है। वो कर्क रेखा उधर, अरे उधर न देखिए, इधर देखिए। वो कर्क रेखा है, नहीं उधर हमको नहीं आता, इधर देखिए। कर्क रेखा पर पड़ने वाले देशों में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, सब छोटी रात, सब छोटी परछाई। क्यों? क्योंकि सूरज यहीं पर लंबवत चमक रहा है। सही ना? लंबवत चमक रहा।
और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा यहाँ। तो मकर रेखा पर पड़ने वाले देशों में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, सबसे छोटी परछाई। सही। कल फिर मिलिएगा। हाँ, रुकिए पहले एक मिनट। हाँ, क्या चीज? यहाँ ना। हाँ हाँ, सेम ऐसे डेट बदल जाती है। डेट आप नहीं बदल पा रहे हैं, वही कह रहे थे, हम समझ नहीं पाए होंगे ना, हम समझते धीरे धीरे हैं। एक्चुअली हमारी आपकी पहली मुलाकात है, तो हम हो सकता है हमारे आप बीच में तालमेल ना बैठा हो। 3-4 दिन रहेंगे तो तालमेल बैठ जाएगा। इसको हम दोबारा अगर आप कहेंगे तो हम रिपीट करके इसको हम लिखा देंगे। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कौन नदी 2 बार काटती है, कौन 3 बार काटती है, क्या होता है, तो हम लिखा के रख देंगे। ठीक है ना? ठीक है फिर। समझ में आएगी नहीं? चल। हाँ, ज़्यादा तो नहीं आता किसी को। थोड़ा रुक जाइए, बहुत तेज भगे जा रहे हैं झोला लेकर के। समझ में कुछ आया कि नहीं? थोड़ा बहुत तो सबको आता है, धीरे 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 आता है ना। ठीक, ओके। स्पीड ज़्यादा है, ओ। हम पहला दिन को अंदाजा